चैप्टर 1 वाई कैन मैटर मोर देन आईक्यू। आईक्यू का विरोधाभास। 20वीं सदी के अधिकांश हिस्से के लिए यह माना जाता था कि आईक्यू किसी व्यक्ति की क्षमता और सफलता का प्राथमिक संकेतक है। इस विश्वास ने संज्ञानात्मक क्षमताओं का अत्यधिक मूल्यांकन किया, जिससे मानव क्षमता के अन्य समान रूप से मौलिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि हाल के शोध से पता चला है कि उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति हमेशा अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। वास्तव में कई औसत आईक्यू वाले लोग अपने अधिक बुद्धिमान समकक्षों की तुलना में काफी अधिक प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए केवल आईक्यू ही पर्याप्त नहीं है। यह वो जगह है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक निर्णायक कारक के रूप में सामने आती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता से है। इसमें 5 मुख्य कौशल शामिल हैं जो प्रभावी रूप से विकसित और लागू किए जाने पर हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता, साथ ही उन स्थितियों को भी जो उन्हें ट्रिगर करती हैं। ये कौशल हमें किसी भी क्षण ये जानने की अनुमति देता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारी भावनाएं हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। आत्म नियमन, प्रभावी ढंग से अपनी भावनाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करने की क्षमता। इसमें हमारे आवेगों को नियंत्रित करने, तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने और भावनात्मक नियंत्रण खोए बिना परिवर्तनों या प्रतिकूलताओं के अनुकूल होने की क्षमता शामिल है। प्रेरणा, रचनात्मक लक्ष्यों की ओर अपनी भावनाओं को प्रसारित करने और बाधाओं के बावजूद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ता की क्षमता। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अक्सर आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। इसमें खुद को किसी और की जगह पर रखना और उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना शामिल है। सामाजिक और कार्य संदर्भों में स्वस्थ संबंध बनाने के लिए सहानुभूति मौलिक है। सामाजिक कौशल, प्रभावी ढंग से संबंध प्रबंधित करने, मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाने और स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्वक संवाद करने की क्षमता। सामाजिक कौशल में प्रभाव, नेतृत्व, संघर्ष समाधान और टीम के हिस्से के रूप में काम करने की क्षमता शामिल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। कई अध्ययनों से पता चला है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता का एक मजबूत भविष्यवक्ता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और स्वस्थ और अधिक उत्पादक संबंध बनाए रखते हैं। कार्यस्थल में ये कौशल नेतृत्व, टीम वर्क और संघर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले कर्मचारियों को उनके पर्यवेक्षकों और साथियों द्वारा अधिक प्रभावी दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों ने नौकरी की संतुष्टि के उच्च स्तर और व्यावसायिक बनावट की प्रवृत्ति को कम दिखाया, जो बदले में उच्च प्रदर्शन और उत्पादकता में तब्दील हो गया। सफलता की कहानियां। डैनियल गोलमैन द्वारा लिखित इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी बुद्धिमत्ता की समझ को क्रांतिकारी तरीके से बदल देती है। ये ऑडियो बुक इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता पारंपरिक आईक्यू की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है और व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता पर इसका क्या प्रभाव होता है। इस पुस्तक में आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल जैसे आवश्यक भावनात्मक कौशलों को विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। पूरी किताब में हम उन लोगों की विभिन्न कहानियों का पता लगाएंगे जिन्होंने अपनी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एक उल्लेखनीय उदाहरण एक बिक्री प्रबंधक का है जो असाधारण आईक्यू न होने के बावजूद अपनी टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन स्तरों तक ले गया है। इस प्रबंधक ने अपनी सहानुभूति और सामाजिक कौशल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक और सहयोगी कार्य वातावरण बनाया, जहां उनके कर्मचारी मूल्यवान और प्रेरित महसूस करते हैं। एक अन्य उदाहरण एक नर्स का है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी सहानुभूति के माध्यम से अस्पताल में उच्च दबाव वाली स्थितियों को संभालने में सक्षम रही है, जिससे अपने रोगियों को असाधारण देखभाल प्रदान करने और अपने सहयोगियों के सम्मान और प्रशंसा अर्जित करने में सक्षम रही है। कंक्लूजन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गहन और प्रभावशाली महत्व है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करके हम न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सुधार कर सकते हैं बल्कि अधिक संतुलित और सफल जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। चैप्टर 2 एनाटॉमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग। मस्तिष्क की भावनात्मक संरचना। हमारी भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ये समझने के लिए मस्तिष्क की भावनात्मक संरचना को समझना आवश्यक है। भावनाएं सरल प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे मस्तिष्क की संरचना और कार्य में गहराई से निहित हैं। लिम्बिक प्रणाली, जो विकासात्मक दृष्टि से मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा है, हमारी भावनात्मक जीवन का केंद्र है।
इस प्रणाली में एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और अन्य संरचनाएं शामिल हैं जो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। एमिगडाला का महत्व। एमिगडाला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक भावनात्मक अलार्म प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जब हम खतरे को महसूस करते हैं तो एमिगडाला एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, इससे पहले कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो तर्कसंगत सोच और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, स्थिति का मूल्यांकन कर सके। ये प्रक्रिया आवेगी प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकती है जो कभी कभी वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती हैं। छोटी और लंबी मार्ग। मस्तिष्क में भावनाओं को संसाधित करने के लिए दो मुख्य मार्ग होते हैं, छोटा मार्ग और लंबा मार्ग। छोटा मार्ग, जो थैलेमस से सीधे एमिगडाला तक जाता है, भावनात्मक उत्तेजनाओं के लिए एक त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। यह मार्ग हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें तेजी से खतरों पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। हालांकि ये भी असंगत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है जब स्थिति इसे उचित नहीं ठहराती। दूसरी ओर, लंबा मार्ग एक अधिक जानबूझकर और चिंतनशील मार्ग है। यहाँ भावनात्मक जानकारी पहले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भेजी जाती है, जहाँ इसका विश्लेषण किया जाता है और पिछले अनुभवों और संभावित भविष्य के परिणामों के संदर्भ में विचार किया जाता है। यह मार्ग अधिक संतुलित और नियंत्रित भावनात्मक प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, हालांकि यह छोटे मार्ग से धीमा है। भावनात्मक जागरूकता का महत्व। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता के भीतर एक मौलिक कौशल है। हमारी भावनाओं के प्रति जागरूक होना हमें हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के शुरुआती संकेतों को पहचानने और नियंत्रण से बाहर होने से पहले उन प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं इस आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहकर और बिना निर्णय के अपनी भावनाओं का अवलोकन करके हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक समझ और नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। भावनात्मक अपहरण के प्रभाव। भावनात्मक अपहरण के दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तात्कालिक आवेग के क्षणों में की गई खराब निर्णय केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक संदर्भ में भी हानिकारक हो सकती है। एक बार जब हम समझ लेते हैं कि हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो हम अपने आप को उन प्रतिक्रियाओं से मुक्त करने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए सुसज्जित होते हैं। निष्कर्ष। भावनात्मक प्रतिक्रिया की शारीरिक रचना और जिन मार्गों के माध्यम से मस्तिष्क भावनाओं को संसाधित करता है, उन्हें समझना प्रभावी भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होकर और छोटे और लंबे दोनों मार्गों को प्रबंधित करना सीखकर हम तनाव को संभालने, अधिक संतुलित निर्णय लेने और स्वस्थ और अधिक उत्पादक संबंध बनाने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। चैप्टर 3। जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता विफल हो जाती है। भावनाओं का अंधकार में पक्ष। जब भावनाओं को सही ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो वे गलत तरीके से काम करने लगती हैं और कई समस्याओं का कारण बन सकती हैं। अनियंत्रित और तीव्र भावनाएं विनाशकारी व्यवहार और जल्दबाजी में किए गए निर्णयों की ओर ले जाती हैं। यह अध्याय खराब प्रबंधित भावनात्मक बुद्धिमत्ता के नकारात्मक परिणामों की जांच करता है और ये दर्शाता है कि भावनाएं कैसे गलत हो सकती हैं। एमिगडाला हाईजैक। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा एमिगडाला हाईजैक है। ये शब्द उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एमिगडाला हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरराइड कर देता है और आवेगी और अक्सर तर्कहीन प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाता है। एमिगडाला हाईजैक के परिणामस्वरूप क्रोध के प्रकोप, अनुचित भय या आतंक और निर्णय होते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपको काम पर अप्रत्याशित आलोचना मिलती है। यदि आपका एमिगडाला नियंत्रण कर लेता है तो आप अनुचित क्रोध के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, किसी सहकर्मी या पर्यवेक्षक पर चिल्ला सकते हैं। ये प्रतिक्रिया न केवल अनुपयुक्त है बल्कि दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। क्रॉनिक तनाव का प्रभाव। क्रॉनिक तनाव भी हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कमजोर कर सकता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो लिम्बिक प्रणाली लगातार अलर्ट की स्थिति में रहती है, जिससे भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए लंबा मार्ग सक्रिय करना मुश्किल हो जाता है। क्रॉनिक तनाव के परिणामस्वरूप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें चिंता, अवसाद और हृदय रोग शामिल हैं। ये हमारे रिश्तों और काम के प्रदर्शन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक समस्याएं। खराब भावनात्मक प्रबंधन मानसिक स्वास्थ्य विकारों में भी योगदान कर सकता है। अवसाद, चिंता और अन्य भावनात्मक विकार अक्सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे तीव्र चिंता के एपिसोड या अवसाद का अधिक अनुभव कर सकते हैं। सहानुभूति की कमी भी अंतर्व्यक्तीय समस्याओं और सामाजिक अलगाव का कारण बन सकती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के उदाहरण। एक कार्यकारी का उदाहरण लें जो अत्यधिक बुद्धिमान होने के बावजूद अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता।
ये कार्यकारी जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो क्रोध के प्रकोप में आ जाता है, जिससे कार्यस्थल का माहौल विषाक्त हो जाता है और टीम का मनोबल गिर जाता है। समय के साथ उसकी भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता उच्च कर्मचारी टर्नओवर और घटती उत्पादकता की ओर ले जाती है। एक और उदाहरण एक व्यक्ति का है जो भावनात्मक आत्म जागरूकता की कमी के कारण अपने तनाव स्तर को पहचानने में असमर्थ है। यह व्यक्ति बर्नआउट के शुरुआती संकेतों की उपेक्षा कर सकता है और अस्थिर गति से काम करना जारी रख सकता है, अंततः शारीरिक या मानसिक पतन की ओर ले जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सुधारने की रणनीतियाँ। सौभाग्य से भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक स्थिर गुण नहीं है और इसे अभ्यास और सचेत प्रयास से सुधारा जा सकता है। कुछ रणनीतियाँ शामिल हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस आत्म जागरूकता और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ा सकती है। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहकर और बिना निर्णय के अपनी भावनाओं का अवलोकन करके हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक समझ और नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। थेरेपी और काउंसलिंग। थेरेपी बेहतर भावनात्मक प्रबंधन के लिए उपकरण और तकनीकें प्रदान कर सकती है। एक थेरेपिस्ट विनाशकारी भावनात्मक पैटर्न की पहचान करने और स्वस्थ प्रतिक्रियाओं को विकसित करने पर काम करने में मदद कर सकता है। भावनात्मक शिक्षा। भावनाओं के काम करने के तरीके और उनके व्यवहार पर प्रभाव के बारे में सीखना भावनात्मक बुद्धिमत्ता सुधारने का एक महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकता है। भावनात्मक शिक्षा में किताबें पढ़ना, कार्यशालाओं में भाग लेना और ऑनलाइन संसाधनों की खोज करना शामिल हो सकता है। सामाजिक कौशल का अभ्यास। प्रभावी संचार और सहानुभूति जैसे सामाजिक कौशल को अभ्यास के माध्यम से सुधारा जा सकता है। टीम वर्क और सहयोग की आवश्यकता वाली गतिविधियों में भाग लेना इन कौशलों को विकसित करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष। खराब रूप से प्रबंधित भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर प्रयासों में भी हैं। जोखिमों को समझकर और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुधारने की रणनीतियों को सीखकर हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं और अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम अपनी भावनाओं को जानने के महत्व का अन्वेषण करेंगे और ठोस भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने की दिशा में पहला कदम कैसे उठाया जाए। चैप्टर 4 नोइंग वन्स इमोशंस। अपनी भावनाओं को जानना। आत्म जागरूकता के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव। आत्म जागरूकता वह नींव है जिस पर सभी अन्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल बनाए जाते हैं। अपनी भावनाओं की स्पष्ट समझ के बिना उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना असंभव है। आत्म जागरूकता में हमारी भावनाओं को पहचानने और उन्हें लेबल करने के साथ साथ उनके अंतर्निहित कारणों और हमारे व्यवहार और निर्णयों पर उनके प्रभाव को समझने की क्षमता शामिल है। भावनाओं की पहचान करना। आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी भावनाओं को उनके उत्पन्न होते ही पहचानने की क्षमता है। यह एक सरल कार्य की तरह लग सकता है, लेकिन कई लोग पल में अपनी भावनाओं को पहचानने में संघर्ष करते हैं। इस कौशल को विकसित करने के लिए नियमित आत्मचिंतन का अभ्यास करना और एक भावनात्मक जर्नल बनाए रखना उपयोगी हो सकता है, जहां दैनिक भावनाओं और उनके ट्रिगर्स को दर्ज किया जा सकता है। निर्णय लेने में भावनाओं की भूमिका। निर्णय लेने में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अक्सर निर्णय लेने को एक तर्कसंगत प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन भावनाएं हमारे विकल्पों को काफी प्रभावित करती हैं। आत्म जागरूकता हमें ये पहचानने की अनुमति देती है कि हमारी भावनाएं कब हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं और तदनुसार हमारे दृष्टिकोण को समायोजित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, तो आत्म जागरूकता आपको उस निराशा को पहचानने और निर्णय को तब तक स्थगित करने की अनुमति देती है जब तक कि आप एक अधिक संतुलित भावनात्मक स्थिति में न हो। भावनात्मक ईमानदारी का महत्व। अपनी भावनाओं के बारे में खुद से ईमानदार होना आत्म जागरूकता का एक प्रमुख पहलू है। इसका मतलब है न केवल सुखद भावनाओं को स्वीकार करना बल्कि उन भावनाओं को भी जो असुविधाजनक या चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। भावनाओं का इनकार या दमन करना कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें तनाव का निर्माण और दीर्घकालिक भावनात्मक मुद्दों का प्रकट होना शामिल है। भावनात्मक ईमानदारी हमें अपनी भावनाओं का सामना करने और उन्हें रचनात्मक रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। आत्म जागरूकता विकसित करने के उपकरण। आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करने के लिए कई उपकरण और तकनीकें हैं। भावनात्मक जर्नल। अपनी भावनाओं और उन्हें ट्रिगर करने वाली घटनाओं का दैनिक रिकॉर्ड रखना पैटर्न की पहचान करने और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आत्मचिंतन। नियमित रूप से अपने भावनाओं और विभिन्न स्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के लिए समय निकालना आत्म जागरूकता बढ़ा सकता है। खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। दूसरों से फीडबैक। कभी कभी अन्य लोग हम में ऐसी चीजें देख सकते हैं जो हमें खुद नहीं दिखती। दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से ईमानदार फीडबैक मांगना हमारी भावनाओं और व्यवहारों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको वर्तमान में रहने और अपनी भावनाओं का बिना निर्णय के अवलोकन करने में मदद कर सकता है। नियमित ध्यान भी आत्म जागरूकता बढ़ा सकता है।
रिश्तों पर आत्म जागरूकता का प्रभाव। आत्म जागरूकता न केवल हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ाती है, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जब हम अपनी भावनाओं से अवगत होते हैं तो हम उन्हें अधिक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं, जिससे गलतफहमियां और संघर्ष कम होते हैं। इसके अलावा आत्म जागरूकता हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों के प्रति समझदार बनाती है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सहयोग बढ़ता है। आत्म जागरूकता के उदाहरण। एक प्रबंधक का मामला लें जिसे एक कर्मचारी को नकारात्मक फीडबैक देना होता है। यदि प्रबंधक अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं है तो वे तनाव की स्थिति में बातचीत को गलत तरीके से संभाल सकते हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण और उत्पादकता में कमी हो सकती है। हालांकि यदि प्रबंधक अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक है और बातचीत से पहले शांत हो जाता है तो वे अधिक संतुलित और रचनात्मक तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। एक अन्य उदाहरण एक छात्र का है जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना कर रहा है। यदि छात्र अपनी चिंता को पहचानता है और इसके अंतर्निहित कारणों की पहचान करता है, जैसे कि तैयारी की कमी या विफलता का डर, तो वे उस चिंता को प्रबंधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक अध्ययन करना या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना। अध्याय का निष्कर्ष। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव है। अपनी भावनाओं को समझकर हम उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों की पहचान करने और बेहतर भावनात्मक भलाई और सफलता की दिशा में काम करने की अनुमति देती है। अगले अध्याय में हम अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीकों का पता लगाएंगे। चैप्टर 5 मैनेजिंग वंस इमोशंस। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना। भावनात्मक विनियमन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक स्तंभ। एक बार जब हमने आत्म जागरूकता विकसित कर ली और अपनी भावनाओं को समझ लिया तो अगला महत्वपूर्ण कदम उन भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। भावनात्मक विनियमन में हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। ये कौशल हमें तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की अनुमति देता है। भावनात्मक विनियमन के लिए रणनीतियाँ। विश्राम तकनीकें। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है और तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम कर सकता है। ये प्रथाएं एक ऐसी शांति की स्थिति को बढ़ावा देती हैं जो चिंतन और अधिक तर्कसंगत निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है। संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन में स्थिति की व्याख्या को बदलना शामिल है ताकि इसके भावनात्मक प्रभाव को बदला जा सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको आलोचना करता है तो इसे व्यक्तिगत हमले के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। समस्या समाधान। समस्याओं का सीधे समाधान करना और व्यवहारिक समाधान खोजना तनाव और चिंता को कम कर सकता है। नकारात्मक भावनाओं से बचने या उन्हें दबाने के बजाय उन भावनाओं के मूल कारण को संबोधित करना दीर्घकालिक में अधिक प्रभावी हो सकता है। आत्म दूरी बनाना। एक कदम पीछे हटकर और किसी स्थिति को बाहरी दृष्टिकोण से देखकर भावनात्मक तीव्रता को कम किया जा सकता है। खुद से पूछें, मैं इस स्थिति में एक मित्र को क्या सलाह दूंगा? यह एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और भावनात्मक बोझ को कम कर सकता है। लचीलापन का महत्व। लचीलापन या कठिनाइयों से जल्दी उबरने की क्षमता भावनात्मक विनियमन का एक अभिन्न अंग है। लचीले लोग तनाव और प्रतिकूलता को प्रबंधित कर सकते हैं बिना नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत हुए। लचीलापन विकसित करने में सहायक नेटवर्क बनाना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और कठिन अनुभवों से सीखना शामिल है। आत्म देखभाल का महत्व। भावनात्मक विनियमन बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल मौलिक है। इसमें स्वस्थ आदतों के माध्यम से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना शामिल है, जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण, पर्याप्त नींद और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो खुशी और संतोष लाती हैं। आत्म देखभाल न केवल हमारी समग्र भलाई में सुधार करती है, बल्कि हमारी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को भी मजबूत करती है। रिश्तों पर भावनात्मक विनियमन का प्रभाव। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता हमारे व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ हमारे रिश्तों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम संघर्ष की स्थितियों में आवेगपूर्ण या अनुपातहीन प्रतिक्रिया देने की संभावना कम हो जाती है। ये स्पष्ट और अधिक प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है और स्वस्थ और अधिक रचनात्मक रिश्तों को बढ़ावा देता है। भावनात्मक विनियमन के उदाहरण। माना कि मार्ता, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो लगातार तंग डेडलाइनों और क्लाइंट्स की परस्पर विरोधी मांगों का सामना कर रही है। विश्राम तकनीकों और संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन के अभ्यास के माध्यम से मार्ता ने अपने तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीख लिया है। तनाव के बजाय वह गहरी सांस लेने का उपयोग करके खुद को शांत करती है और चुनौतियों को अपने प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में पुनः व्याख्या करती है। परिणामस्वरूप मार्ता दबाव में भी शांत रह सकती है और अधिक प्रभावी निर्णय ले सकती है, जिससे उसकी प्रदर्शन और समग्र भलाई में सुधार होता है।
एक और उदाहरण कार्लोस का है, जो अपने बच्चों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार पर पहले क्रोध से प्रतिक्रिया देता था। आत्म जागरूकता और भावनात्मक विनियमन का अभ्यास करके कार्लोस ने अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना और शांत और अधिक रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देना सीख लिया है। अब जब उसके बच्चे गलत व्यवहार करते हैं तो कार्लोस गहरी सांस लेता है और स्थिति को अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन करता है। इससे न केवल उसके बच्चों के साथ उसका रिश्ता बेहतर हुआ है, बल्कि घर में तनाव भी कम हुआ है। पेशेवर सफलता पर भावनात्मक विनियमन का प्रभाव। पेशेवर क्षेत्र में भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जो नेता अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, वे निर्णय लेने, संघर्ष समाधान और टीम प्रेरणा में अधिक प्रभावी होते हैं। भावनात्मक विनियमन तनाव प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है, जो प्रदर्शन और नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाता है। अध्याय का निष्कर्ष। भावनात्मक विनियमन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखकर हम भावनात्मक संतुलन बनाए रख सकते हैं, अधिक तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। भावनात्मक विनियमन न केवल हमारी व्यक्तिगत भलाई को बढ़ाता है, बल्कि हमारे रिश्तों और पेशेवर सफलता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगले अध्याय में हम प्रेरणा का अन्वेषण करेंगे, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और प्रमुख कौशल है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता की राह पर बने रहने में मदद करता है। चैप्टर 6 द मास्टर एप्टीट्यूड मोटिवेशन। मुख्य योग्यता। प्रेरणा। आत्म प्रेरणा का सार। आत्म प्रेरणा का अर्थ है अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करने और चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हुए केंद्रित और दृढ़ रहने की क्षमता। ये कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि यह हमें सक्रिय कार्य करने और सकारात्मक और लचीला दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आत्म प्रेरणा के घटक। स्पष्ट लक्ष्यों की स्थापना। आत्म प्रेरणा के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का होना आवश्यक है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, तो केंद्रित और प्रेरित रहना आसान हो जाता है। लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमित, स्मार्ट होने चाहिए। आत्मदक्षता। आत्मदक्षता हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में विश्वास है। उच्च आत्मदक्षता वाले लोग चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह विश्वास अनुभव और निरंतर सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। आशावाद। आत्म प्रेरणा के लिए आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आशावाद हमें अवसरों को देखने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम बाधाओं को देखें और प्रतिकूलताओं के सामने लचीला बने रहें। आशावादी लोग समाधान तलाशते हैं और मानते हैं कि वे अपने प्रयासों के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। समय और ऊर्जा प्रबंधन। आत्म प्रेरणा में हमारे समय और ऊर्जा का प्रभावी प्रबंधन भी शामिल है। इसमें कार्यों को प्राथमिकता देना, उत्पादक दिनचर्या स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हम अपनी ऊर्जा को उन गतिविधियों में लगा रहे हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। आत्म प्रेरणा विकसित करने के लिए रणनीतियाँ। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें सफलता की विस्तार से कल्पना करना शामिल है। अपने लक्ष्यों की उपलब्धि की कल्पना करने से हमारी प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। मील के पत्थर निर्धारित करना। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय मील के पत्थरों में विभाजित करने से उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया कम चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बीच बीच में उपलब्धियों का जश्न मनाने से हमें प्रगति का एहसास होता है और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। आत्म मूल्यांकन और समायोजन। अपनी प्रगति को मापने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए नियमित आत्म मूल्यांकन करना आत्म प्रेरणा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये हमें सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और बदलते परिवेश के अनुकूल होने की अनुमति देता है। प्रेरणा और समर्थन की खोज। प्रेरक और सहायक लोगों के आसपास रहना हमारी आत्म प्रेरणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। सलाहकारों की तलाश, समर्थन समूहों में शामिल होने या बस ऐसे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे दृढ़ संकल्प को मजबूत कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा और प्रदर्शन के बीच संबंध। आत्म प्रेरणा का हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पेशेवर क्षेत्र में प्रेरित रहने की क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है। आत्म प्रेरित कर्मचारी अधिक उत्पादक, प्रतिबद्ध और तनाव को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में आत्म प्रेरणा हमें अपने सपनों का पीछा करने और एक पूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। आत्म प्रेरणा के उदाहरण। लॉरा का मामला लें, जो एक विश्वविद्यालय की छात्रा है और डॉक्टर बनने की इच्छा रखती है। अपने शैक्षणिक सफर के दौरान लॉरा कई शैक्षणिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करती है। हालांकि उसकी मजबूत आत्म प्रेरणा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करती है, जैसे उच्च ग्रेड प्राप्त करना और नैदानिक अनुभव प्राप्त करना, और प्रतिकूलताओं के सामने आशावादी और लचीली रहती है। लॉरा अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करती है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आत्म देखभाल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच संतुलन बनाती है।
उसकी दृढ़ता और आत्म प्रेरणा न केवल उसे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि उसे सम्मान और चिकित्सा निवास के लिए छात्रवृत्ति भी दिलाती है। एक और उदाहरण माको का है, जो अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करने का सपना देखता है। निवेशकों से कई बार अस्वीकृति मिलने और प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद माको अपनी कंपनी की सफलता की कल्पना करके प्रेरित रहता है। वो छोटे मील के पत्थर निर्धारित करता है और प्रत्येक उपलब्धि का जश्न मनाता है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। माको अन्य उद्यमियों और सलाहकारों से प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करता है, जो उसके दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है। अंततः उसकी दृढ़ता और आत्म प्रेरणा उसे फंडिंग प्राप्त करने और एक सफल कंपनी शुरू करने की ओर ले जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर आत्म प्रेरणा का प्रभाव। आत्म प्रेरणा का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित और प्रेरित रहना हमारी उद्देश्य की भावना और समग्र भलाई में सुधार कर सकता है। ये हमें तनाव और प्रतिकूलता का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने में मदद करता है, जिससे चिंता और अवसाद का अनुभव होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा आत्म प्रेरणा हमें हमारे जीवन पर नियंत्रण की भावना देती है, जो हमारे आत्म सम्मान और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए मौलिक है। अध्याय का निष्कर्ष। आत्म प्रेरणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक आवश्यक कौशल है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आत्म प्रेरणा बढ़ाने की रणनीतियों को विकसित करके हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और अधिक व्यक्तिगत और पेशेवर संतोष का आनंद ले सकते हैं। अगले अध्याय में हम सहानुभूति का अन्वेषण करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और जुड़ने में सक्षम बनाता है। चैप्टर 7 रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स। दूसरों में भावनाओं को पहचानना। सहानुभूति का सार। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और साझा करने की क्षमता है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक केंद्रीय कौशल है जो हमें दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने में सक्षम बनाता है, अधिक अर्थपूर्ण और रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है। सहानुभूति हमें ये समझने में मदद करती है कि दूसरे लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, जिससे हम करुणा और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सहानुभूति के प्रकार। संज्ञानात्मक सहानुभूति, ये किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण और विचारों को समझने की क्षमता है। ये हमें किसी और के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने और उनके कारणों और प्रेरणाओं को समझने की अनुमति देता है। भावनात्मक सहानुभूति, इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना शामिल है। ये दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं के साथ सीधा भावनात्मक संबंध बनाना है, जिससे हमें उनकी भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। करुणामय सहानुभूति, समझने और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने के अलावा करुणामय सहानुभूति में दूसरों की मदद करने के लिए कार्रवाई करने की प्रेरणा शामिल है। इसमें दूसरों की भावनाओं को पहचानना और साझा करना और उनकी पीड़ा को कम करने या उनके कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रेरित होना शामिल है। रिश्तों में सहानुभूति का महत्व। सहानुभूति स्वस्थ और प्रभावी संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए मौलिक है। ये बेहतर संचार, रचनात्मक संघर्ष समाधान और दूसरों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध की अनुमति देता है। सहानुभूति विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों संदर्भों में आवश्यक हैं। सहानुभूति का विकास। सक्रिय सुनना। सक्रिय सुनना स्पीकर को बिना किसी रुकावट या प्रतिक्रिया की योजना बनाए पूरी तरह से ध्यान देने के बारे में है। यह न केवल शब्दों को पकड़ने में बल्कि अंतर्निहित भावनाओं और अर्थों को भी समझने में मदद करता है। गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करना। चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और आवाज की टोन दूसरों की भावनाओं के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इन गैर मौखिक संकेतों को पढ़ने की क्षमता को विकसित करने से हमारी सहानुभूति बढ़ सकती है। खुले प्रश्न पूछना। खुले और सच्चे प्रश्न पूछना दूसरों को अपनी भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। यह न केवल हमें उनके अनुभवों की बेहतर समझ प्रदान करता है, बल्कि हमारे द्वारा उनकी देखभाल और चिंता को भी प्रदर्शित करता है। भावनात्मक प्रतिबिंब। दूसरों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, जैसे ऐसा लगता है कि आप निराश महसूस कर रहे हैं, ये पुष्टि कर सकता है कि हमने सही तरीके से समझा है और सांत्वना प्रदान कर सकता है। विविध दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशीलता। विभिन्न संस्कृतियों, अनुभवों और जीवन के तरीकों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाना हमारी सहानुभूति और समझ को बढ़ा सकता है। साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना या ऐसी गतिविधियों में भाग लेना जो हमें दूसरों के अनुभवों के लिए उजागर करती हैं, हमारी समझ और सहानुभूति को समृद्ध कर सकते हैं। कार्यस्थल में सहानुभूति। पेशेवर संदर्भ में सहानुभूति नेतृत्व और टीम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। सहानुभूतिपूर्ण नेता अपने कर्मचारियों की जरूरतों और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, एक अधिक समावेशी और सहायक कार्य वातावरण बना सकते हैं। कार्यस्थल में सहानुभूति संचार और सहयोग को भी बढ़ाती है, जिससे उत्पादकता और नौकरी की संतुष्टि बढ़ती है। सहानुभूति के उदाहरण। अन्ना का मामला लें, जो एक बिक्री प्रबंधक है और अपनी टीम की आक्रामक लक्ष्य प्राप्त करने की निराशा का सामना कर रही है।
अपनी सहानुभूति विकसित करके अन्ना अपने टीम के सदस्यों की चिंताओं और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक ध्यान देने लगी। वो व्यक्तिगत मुलाकातों का आयोजन करती है और उनके कठिनाइयों को समझती है और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करती है। ये सहानुभूति न केवल टीम का मनोबल बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ाती है और कर्मचारी टर्नओवर को कम करती है। एक अन्य उदाहरण हैवियर का है, जो एक शिक्षक है और देखता है कि उसका एक छात्र लारा कक्षा में कम भागीदारी और अधिक संयमी हो गई है। लारा के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने के लिए संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए हैवियर उसे अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करता है। इससे न केवल लारा की भावनात्मक भलाई में सुधार होता है बल्कि उसकी पढ़ाई में भी उसकी संलिप्तता बढ़ती है। सामाजिक भलाई पर सहानुभूति का प्रभाव। सहानुभूति न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को लाभ पहुंचाती है बल्कि व्यापक समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। उच्च स्तर की सहानुभूति विभिन्न समूहों और संस्कृतियों के बीच बेहतर समझ और सहिष्णुता की ओर ले जाती है, जिससे शांति और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त सहानुभूति परोपकारी और परोपकारी कार्यों को प्रेरित कर सकती है, जिससे सामूहिक भलाई में योगदान होता है। अध्याय का निष्कर्ष। दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अनिवार्य कौशल है। सहानुभूति हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने, अपने रिश्तों को सुधारने और अधिक समझ और सहयोगात्मक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। सहानुभूति विकसित करके हम अपनी व्यक्तिगत भलाई को बढ़ा सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और करुणामय दुनिया में योगदान कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम सामाजिक कौशल का अन्वेषण करेंगे, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण घटक है जो हमें अपने रिश्तों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। चैप्टर 8 सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व। सामाजिक कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे हमें दूसरों के साथ प्रभावी और सौहार्दपूर्ण रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। इन कौशलों में स्पष्ट रूप से संवाद करने, संघर्षों को हल करने, टीमों में काम करने और मजबूत, सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता शामिल है। मजबूत सामाजिक कौशल का विकास हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकता है। सामाजिक कौशल के प्रमुख घटक। प्रभावी संचार, विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से व्यक्त करने और दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता। प्रभावी संचार में मौखिक और गैर मौखिक दोनों संचार शामिल हैं और यह मजबूत, अर्थपूर्ण संबंध बनाने के लिए मौलिक है। संघर्ष समाधान, असहमति को रचनात्मक रूप से प्रबंधित और हल करने की क्षमता। इसमें संघर्ष के मूल कारण की पहचान करना, सभी शामिल दृष्टिकोणों को सुनना और सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाले समाधान खोजना शामिल है। टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता। इसमें जिम्मेदारियों को साझा करना, टीम के सदस्यों का समर्थन करना और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करना शामिल है। रिश्ते निर्माण, सकारात्मक और सहायक संबंध स्थापित करने और बनाए रखने की क्षमता। इसमें विश्वसनीय होना, सहानुभूति दिखाना और दूसरों के साथ संबंधों को सक्रिय रूप से पोषित करना शामिल है। सामाजिक कौशल विकसित करने की रणनीतियाँ। सक्रिय सुनना दूसरों को पूर्ण ध्यान देने, सच्ची दिलचस्पी दिखाने और उचित रूप से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। यह न केवल संचार में सुधार करता है बल्कि संबंधों को भी मजबूत करता है क्योंकि यह सम्मान और सहानुभूति प्रदर्शित करता है। आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वासी होना मतलब अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना है, बिना निष्क्रिय या आक्रामक हुए। आत्मविश्वास गलतफहमियों को रोकने और संघर्ष समाधान को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। निर्माणात्मक फीडबैक की मांग करना। दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से अपने सामाजिक कौशल के बारे में फीडबैक मांगना मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सुधार के क्षेत्र प्रदान कर सकता है। निर्माणात्मक आलोचना के लिए खुला होना व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समूह गतिविधियों में भाग लेना। टीम वर्क की आवश्यकता वाली गतिविधियों में भाग लेना, जैसे खेल, सामुदायिक परियोजनाएं या अध्ययन समूह, सामाजिक कौशल को विकसित करने और बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रभावी संचार का महत्व। प्रभावी संचार सभी सामाजिक इंटरैक्शन की नींव है। एक प्रभावी संचारक बनने के लिए यह महत्वपूर्ण है। स्पष्टता, विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सीधे व्यक्त करना, बिना अस्पष्टता के। सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग करें। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। खुले प्रश्न पूछें और भावनाओं को प्रतिबिंबित करें ताकि समझ और देखभाल का प्रदर्शन हो सके। सक्रिय सुनना, स्पीकर को पूर्ण ध्यान देना, रुकावटों और विकर्षणों से बचना और उचित रूप से प्रतिक्रिया देना ताकि ये दिख सके कि आपने संदेश समझ लिया है। गैर मौखिक संचार, चेहरे के भाव, हाव भाव और शरीर की मुद्रा जैसे संकेतों को समझना क्योंकि ये शब्दों जितना ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आंखों से संपर्क बनाए रखें और एक खुली, ग्रहणशील मुद्रा रखें। संघर्ष समाधान। प्रभावी संघर्ष समाधान स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
कुछ रणनीतियां शामिल हैं। मूल समस्या की पहचान। संघर्ष अक्सर गलतफहमी या अनसुलझे मुद्दों से उत्पन्न होते हैं। संघर्ष के मूल कारण की पहचान करना एक उपयुक्त समाधान खोजने में मदद कर सकता है। शांत रहना। संघर्षों का सामना करते समय शांत और तर्कसंगत दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक प्रकोपों से बचना अधिक उत्पादक चर्चा की सुविधा प्रदान कर सकता है। सभी दृष्टिकोणों को सुनना। सुनिश्चित करें कि सभी पक्षों को अपनी राय और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिले। इससे न केवल निष्पक्षता बढ़ती है बल्कि संघर्ष की अधिक व्यापक समझ भी मिलती है। समझौतों की खोज। ऐसे समाधान खोजें जो सभी पक्षों को संतुष्ट करें, बजाय इसके कि केवल एक तरफा जीत की तलाश करें। समझौता और सहयोग संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। टीम वर्क और सहयोग। टीम वर्क कई पेशेवर और व्यक्तिगत संदर्भों में आवश्यक है। एक अच्छा टीम सदस्य बनने के लिए यह महत्वपूर्ण है। सक्रिय रूप से योगदान देना, विचार साझा करना, पहल करना और टीम के भीतर जिम्मेदारियों को निभाना। टीम के सदस्यों और सामान्य लक्ष्यों का समर्थन करने में सक्रिय रहना। लचीलेपन का प्रदर्शन। टीम की जरूरतों के अनुसार बदलने की इच्छा दिखाना और योजनाओं या दृष्टिकोणों में बदलाव को स्वीकार करना। लचीलापन प्रभावी सहयोग के लिए आवश्यक है। सकारात्मक वातावरण बनाना। टीम के भीतर एक सहायक और सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देना। सफलताओं का जश्न मनाना और दूसरों के योगदान को पहचानना। संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करना। असहमति को खुले और सम्मानजनक तरीके से संबोधित करना। ऐसे समाधान खोजने की कोशिश करना जो पूरी टीम को लाभ पहुंचाएं। सामाजिक कौशल के उदाहरण। मारिया, एक मानव संसाधन निदेशक जो कर्मचारियों की एक विविध टीम का प्रबंधन करती है। सक्रिय सुनने का अभ्यास करके मारिया ये सुनिश्चित करती है कि वो प्रत्येक टीम सदस्य की चिंताओं और जरूरतों को समझती है। वो सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सफलता का जश्न मनाती है और चुनौतियों के दौरान समर्थन प्रदान करती है। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो मारिया अपने संघर्ष समाधान कौशल का उपयोग करके मध्यस्थता करती है और ऐसे समाधान खोजती है जो सभी पक्षों को संतुष्ट करते हैं। उसकी सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल टीम का मनोबल बढ़ाता है बल्कि उत्पादकता में भी सुधार करता है और टर्नओवर को कम करता है। अध्याय का निष्कर्ष। सामाजिक कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मौलिक हिस्सा है और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए आवश्यक है। हमारे सामाजिक कौशल को विकसित करके हम अपने संचार में सुधार कर सकते हैं, संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल कर सकते हैं, टीमों में बेहतर काम कर सकते हैं और मजबूत सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। ये कौशल न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बढ़ाते हैं बल्कि अधिक समझ और सहयोगात्मक सामाजिक वातावरण में भी योगदान करते हैं। अगले अध्याय में हम स्कूल, काम और दैनिक जीवन के विभिन्न संदर्भों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का अन्वेषण करेंगे। चैप्टर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्कूल। स्कूल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, न केवल शैक्षणिक सफलता के लिए बल्कि छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए भी। ऐसे कार्यक्रम जो स्कूल पाठ्यक्रम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एकीकृत करते हैं, छात्रों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करते हैं जो उनके समग्र भलाई और दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक हैं। इन कौशलों में आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल शामिल हैं। छात्रों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ। शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले छात्र शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तनाव प्रबंधन, ध्यान केंद्रित करने और टीमों में काम करने की क्षमता एक अधिक प्रभावी सीखने के वातावरण में योगदान देती है। व्यवहारिक समस्याओं में कमी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता छात्रों को अपनी भावनाओं और व्यवहारों का प्रबंधन करने में मदद करती है, जिससे कक्षा में अनुशासनात्मक मुद्दे और संघर्ष कम होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। भावनात्मक कौशल विकसित करने से छात्र चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं, जिससे समग्र भलाई को बढ़ावा मिलता है। स्वस्थ रिश्तों का प्रचार। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहपाठियों और शिक्षकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे एक अधिक समावेशी और सहायक स्कूल वातावरण बनता है। पाठ्यक्रम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लागू करना। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा सेल कार्यक्रम। ये कार्यक्रम छात्रों को एक संरचित तरीके से भावनात्मक और सामाजिक कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, सहानुभूति, सामाजिक कौशल और जिम्मेदार निर्णय लेने पर केंद्रित गतिविधियां और पाठ शामिल होते हैं। कक्षा में एकीकरण। शिक्षक अपने दैनिक अभ्यास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एकीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक भावनात्मक व्यवहार का मॉडलिंग करना, समूह परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ावा देना और तनाव प्रबंधन रणनीतियों को सिखाना। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वे इन कौशलों को प्रभावी ढंग से मॉडल और सिखा सकें। कार्यशालाओं, सेमिनारों और चल रहे संसाधनों जैसी पेशेवर विकास अवसरों से शिक्षकों का समर्थन किया जा सकता है।
सफल कार्यक्रमों के उदाहरण। रूलर, येल सेंटर फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित रूलर कार्यक्रम छात्रों को उनकी भावनाओं को पहचानने, समझने, लेबल करने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने के लिए सिखाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम से स्कूल के वातावरण, शैक्षणिक प्रदर्शन और छात्रों के भावनात्मक कौशल में सुधार होता है। पाथ्स, प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजीज। पाथ्स एक सामाजिक और भावनात्मक सीखने का कार्यक्रम है जिसे विश्वभर के स्कूलों में लागू किया गया है। यह आत्म जागरूकता, भावनात्मक प्रबंधन, सहानुभूति और संघर्ष समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। स्कूलों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के केस स्टडी। एक प्राथमिक स्कूल में एक सेल कार्यक्रम लागू करने का विचार करें। छात्र दैनिक गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उन्हें उनकी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करती हैं। शिक्षक इन पाठों को पाठ्यक्रम के सभी क्षेत्रों में एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। परिणामस्वरूप स्कूल में अनुशासनात्मक मुद्दों में कमी आती है और शैक्षणिक प्रदर्शन और समग्र छात्र संतुष्टि में वृद्धि होती है। एक अन्य उदाहरण एक उच्च विद्यालय है जिसने रूलर कार्यक्रम को अपनाया है। छात्र मूड मीटर का उपयोग करते हैं जो उन्हें उनकी भावनाओं की पहचान और लेबल करने में मदद करता है। साल भर में शिक्षक देखते हैं कि छात्र परीक्षाओं के दौरान तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं और अधिक शांति से संघर्षों का समाधान कर रहे हैं। स्कूल के वातावरण में सुधार के परिणामस्वरूप माता पिता की भागीदारी भी बढ़ जाती है और एक अधिक सुसंगत स्कूल समुदाय बनता है। परिवार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना। माता पिता बच्चों के भावनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक भावनात्मक व्यवहारों को मॉडलिंग करके और एक सहायक वातावरण प्रदान करके माता पिता अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। व्यवहारों का मॉडलिंग। माता पिता तनाव को प्रबंधित करने, भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने और संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करने का प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता का अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। खुली बातचीत। भावनाओं के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना बच्चों को उनकी भावनाओं पर चर्चा करने और जरूरत पड़ने पर समर्थन पाने में सहज महसूस करने में मदद करता है। समर्थन और मान्यता। बच्चों की भावनाओं को मान्यता देना और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना उनके आत्मविश्वास और चुनौतीपूर्ण भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दीर्घकालिक प्रभाव। स्कूलों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास छात्रों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होता है। जो छात्र अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना और सकारात्मक संबंध बनाना सीखते हैं, वे शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। शैक्षणिक सफलता। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले छात्र शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वस्थ रिश्ते। भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वस्थ अंतर्व्यक्तीय संबंधों को बढ़ावा देती है जिससे बेहतर सामाजिक एकीकरण और समर्थन नेटवर्क बनते हैं। भावनात्मक भलाई। भावनाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को कम कर सकता है और समग्र भलाई को बढ़ावा दे सकता है। अध्याय का निष्कर्ष। स्कूलों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता छात्रों के व्यापक विकास के लिए आवश्यक है। सेल कार्यक्रमों को लागू करके और शिक्षकों को प्रशिक्षित करके स्कूल छात्रों को शैक्षणिक सफलता और समग्र भलाई के लिए आवश्यक भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग और इसके पेशेवर प्रदर्शन और संगठनात्मक वातावरण पर प्रभाव का अन्वेषण करेंगे। चैप्टर 10 इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्कप्लेस। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कार्यस्थल में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादकता, संगठनात्मक माहौल और पेशेवर सफलता को सीधे प्रभावित करती है। आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल जैसे कौशल संबंधों का प्रबंधन, संघर्षों को हल करने और टीमों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए आवश्यक हैं। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ। उत्पादकता में सुधार। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले कर्मचारी तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं, परिवर्तनों के अनुकूल हो सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं जिससे उच्च प्रदर्शन और कार्यकुशलता होती है। सकारात्मक संगठनात्मक माहौल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहयोगात्मक और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देती है। जो कर्मचारी अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं, वे सम्मान और पारस्परिक समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। प्रभावी नेतृत्व। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता अपनी टीमों को प्रेरित कर सकते हैं, संघर्षों का प्रबंधन कर सकते हैं और सूचित निर्णय ले सकते हैं। सहानुभूति और प्रभावी संचार सफल नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्षों में कमी। भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता संघर्षों को रोकने और उन्हें रचनात्मक रूप से हल करने में मदद करती है जिससे तनाव कम होता है और कार्यस्थल के संबंधों में सुधार होता है। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए रणनीतियाँ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण। कंपनियां कर्मचारियों को भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश कर सकती हैं।
इनमें कार्यशालाएं, सेमिनार और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं। निर्माणात्मक फीडबैक की संस्कृति को बढ़ावा देना कर्मचारियों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अपने भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। फीडबैक विशिष्ट, निर्माणात्मक और सुधार के उद्देश्य से होना चाहिए। आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना। आत्म जागरूकता को आत्मचिंतन, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के माध्यम से प्रोत्साहित करना कर्मचारियों की अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार कर सकता है। सहानुभूति और प्रभावी संचार को बढ़ावा देना। कार्यस्थल में सहानुभूति और प्रभावी संचार को बढ़ावा देना रिश्तों और सहयोग को सुधार सकता है। इसमें पारस्परिक कौशल पर प्रशिक्षण और टीम निर्माण गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उदाहरण। मारिया का मामला लें, जो एक मानव संसाधन निदेशक है जो कर्मचारियों की एक विविध टीम का प्रबंधन करती है। सक्रिय सुनने का अभ्यास करके मारिया ये सुनिश्चित करती है कि वह प्रत्येक टीम सदस्य की चिंताओं और जरूरतों को समझती है। वह सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सफलता का जश्न मनाती है और चुनौतियों के दौरान समर्थन प्रदान करती है। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो मारिया अपने संघर्ष समाधान कौशल का उपयोग करके मध्यस्थता करती है और ऐसे समाधान खोजती है जो सभी पक्षों को संतुष्ट करते हैं। उसकी सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल टीम का मनोबल बढ़ाता है बल्कि उत्पादकता में भी सुधार करता है और टर्नओवर को कम करता है। एक अन्य उदाहरण कार्लोस का है, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी सहानुभूति के माध्यम से उच्च दबाव वाली स्थितियों को संभालने में सक्षम है। वह अपने सहयोगियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करता है, उनके दृष्टिकोणों को समझता है और विवादों को शांति से हल करता है। इससे न केवल उसके कार्य प्रदर्शन में सुधार होता है बल्कि उसकी टीम के साथ उसके संबंधों में भी मजबूती आती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में चुनौतियां और समाधान। तनाव का प्रबंधन। कार्य का एक अविभाज्य हिस्सा होने के बावजूद तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करके कर्मचारी शांत और केंद्रित रह सकते हैं। संघर्षों का समाधान। किसी भी कार्यस्थल में संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन्हें रचनात्मक रूप से हल करने में मदद कर सकती है। सहानुभूति, सक्रिय सुनने और समझौतों की तलाश करने जैसी रणनीतियां संघर्ष प्रबंधन में प्रभावी हो सकती हैं। संगठनात्मक परिवर्तन के अनुकूलन। संगठन में परिवर्तन, जैसे पुनर्गठन या नेतृत्व में परिवर्तन, कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कर्मचारियों को इन बदलावों के दौरान अपनी भावनाओं का प्रबंधन करने और अनुकूलन करने में मदद करती है। अध्याय का निष्कर्ष। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता पेशेवर सफलता और संगठनात्मक भलाई के लिए आवश्यक है। आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल जैसे भावनात्मक कौशल विकसित करके कर्मचारी अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं और चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग और यह कैसे हमारे रिश्तों और समग्र भलाई को बढ़ा सकती है का अन्वेषण करेंगे। चैप्टर 11, इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल शैक्षिकी और पेशेवर सेटिंग्स में मूल्यवान है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रोजमर्रा के इंटरेक्शन में भावनात्मक कौशल को लागू करना हमारे रिश्तों, भावनात्मक भलाई और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को काफी हद तक सुधार सकता है। आत्म जागरूकता का दैनिक जीवन में महत्व। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव है और हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होती है। अपनी भावनाओं और उनके कारणों को समझकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें हमारी भावनात्मक प्रवृत्तियों को पहचानने और हमारी प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। आत्म जागरूकता सुधारने के लिए रणनीतियाँ। भावनात्मक जर्नल। अपने दैनिक भावनाओं और उन्हें ट्रिगर करने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करना हमें पैटर्न पहचानने और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने और बिना निर्णय के अपनी भावनाओं का अवलोकन करने में मदद कर सकता है। यह आत्म जागरूकता बढ़ाने में सहायक होता है। दैनिक चिंतन। अपनी भावनाओं और विभिन्न स्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियमित रूप से विचार करने के लिए समय निकालना आत्म जागरूकता में सुधार कर सकता है। खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। आत्म नियमन का दैनिक जीवन में महत्व। अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता हमारी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने और चुनौतियों और निराशाओं का सामना करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। आत्म नियमन सुधारने के लिए रणनीतियाँ। विश्राम तकनीकें, डीप ब्रीदिंग, योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकें तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकती हैं और तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम कर सकती हैं। संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन। स्थिति की व्याख्या को बदलना ताकि इसके भावनात्मक प्रभाव को बदला जा सके। उदाहरण के लिए, एक असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना।
आत्म दूरी बनाना, एक कदम पीछे हटकर और स्थिति को बाहरी दृष्टिकोण से देखना। खुद से पूछें, मैं इस स्थिति में एक मित्र को क्या सलाह दूंगा। आत्म प्रेरणा का दैनिक जीवन में महत्व। आत्म प्रेरणा हमें हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों को सेट करने और प्राप्त करने में मदद करती है और हमें चुनौतियों का सामना करते समय केंद्रित और दृढ़ बनाए रखती है। आत्म प्रेरणा सुधारने के लिए रणनीतियाँ। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों की स्थापना। स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमित स्मार्ट लक्ष्यों को सेट करें। सफलता की कल्पना। अपने लक्ष्यों की उपलब्धि की कल्पना करने से प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उपलब्धियों का जश्न। अपनी सफलताओं को पहचानना और उनका जश्न मनाना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, प्रेरित रहने में मदद करता है। सहानुभूति का दैनिक जीवन में महत्व। सहानुभूति स्वस्थ और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ जुड़ने में मदद करती है। सहानुभूति सुधारने के लिए रणनीतियाँ। सक्रिय सुनना, दूसरों को पूर्ण ध्यान देना, सच्ची दिलचस्पी दिखाना और उचित रूप से प्रतिक्रिया देना। गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करना, चेहरे के भाव, हाव भाव और आवाज की टोन को समझना। खुले प्रश्न पूछना, ऐसे प्रश्न पूछना जो दूसरों को अपनी भावनाओं और विचारों को अधिक विस्तार से व्यक्त करने में मदद करते हैं। सामाजिक कौशल का दैनिक जीवन में महत्व। सामाजिक कौशल हमें दूसरों के साथ प्रभावी और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बनते हैं। सामाजिक कौशल सुधारने के लिए रणनीतियाँ। स्पष्ट और आत्मविश्वासी संचार, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। संघर्ष समाधान, असहमति को खुले और सम्मानजनक तरीके से हल करना। रिश्तों को पोषित करना, संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए समय और प्रयास लगाना। दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उदाहरण। जूलिया, 2 छोटे बच्चों की मां, जो अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखकर पेरेंटिंग के तनाव को संभालती है। वो डीप ब्रीदिंग और संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन का अभ्यास करती है ताकि वो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रह सके और अधिक प्रभावी निर्णय ले सके। सहानुभूति का उपयोग करते हुए वह अपने बच्चों की जरूरतों और भावनाओं को समझती है, जिससे उनका रिश्ता मजबूत होता है और एक सकारात्मक पारिवारिक माहौल बनता है। माको, एक बिक्री क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जो बार बार अस्वीकृति का सामना करता है। वो स्पष्ट लक्ष्यों को सेट करके और सफलता की कल्पना करके प्रेरित रहता है। वो प्रभावी संचार और सहानुभूति का अभ्यास करता है, जिससे वह अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बना सकता है और अपनी बिक्री प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। अध्याय का निष्कर्ष। दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे भावनात्मक भलाई और रिश्तों के लिए आवश्यक है। आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, आत्म प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल जैसे भावनात्मक कौशल को अपने रोजमर्रा के इंटरेक्शन में लागू करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता को काफी हद तक सुधार सकते हैं। ये कौशल हमें तनाव का प्रबंधन करने, सकारात्मक रिश्ते बनाने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अगले अध्याय में हम भावनात्मक निरक्षरता की लागत और समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के महत्व का अन्वेषण करेंगे। चैप्टर 12, द कॉस्ट ऑफ इमोशनल इलिटरेसी। भावनात्मक निरक्षरता की लागत। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के परिणाम। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी या भावनात्मक निरक्षरता व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकती है। अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने में असमर्थता कई समस्याओं को जन्म दे सकती है, जो हमारे भावनात्मक भलाई, रिश्तों और पेशेवर प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत परिणाम। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। भावनाओं का सही ढंग से प्रबंधन न करने से मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे चिंता, अवसाद और क्रॉनिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। भावनाओं को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थता इन स्थितियों के प्रति व्यक्तियों को अधिक संवेदनशील बना सकती है। रिश्तों में संघर्ष। कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग स्वस्थ और संतोषजनक रिश्तों को बनाए रखने में संघर्ष कर सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने में असमर्थता से बार बार संघर्ष और रिश्तों का टूटना हो सकता है। शैक्षणिक और पेशेवर प्रदर्शन में कमी। भावनात्मक निरक्षरता शैक्षणिक और कार्यस्थल दोनों में प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तनाव, हताशा और अन्य भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता एकाग्रता और पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की क्षमता को कम कर सकती है। व्यवहारिक समस्याएं। बच्चों और किशोरों में भावनात्मक निरक्षरता आक्रामकता, आवेगशीलता और अनुशासन की कमी जैसी व्यवहारिक समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकती है। ये व्यवहार स्कूल में और सामाजिक इंटरेक्शन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सामाजिक परिणाम। हिंसा और आक्रामकता में वृद्धि। भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना हिंसक और आक्रामक व्यवहार की ओर ले जा सकता है। सहानुभूति की कमी और संघर्ष समाधान कौशल की कमी व्यक्तिगत संघर्षों को बढ़ा सकती है और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार। भावनात्मक निरक्षरता दूसरों की भावनाओं और अनुभवों के प्रति समझ और सहिष्णुता की कमी को जन्म दे सकती है, जिससे भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न होती है।
जो लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते, वे रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक एकता में कमी, भावनात्मक निरक्षरता मजबूत, सहायक संबंधों के निर्माण में बाधा डाल सकती है। संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित न कर पाना और सहयोग की कमी सामाजिक एकता और सहयोग को कमजोर कर सकते हैं। भावनात्मक निरक्षरता के उदाहरण, जॉन का करियर संघर्ष। जॉन, एक अत्यधिक बुद्धिमान पेशेवर, अपने करियर में आगे बढ़ने में संघर्ष करता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को प्रबंधित नहीं कर पाता। उसका बार बार गुस्से में आना और निराशा का प्रकोप एक विषाक्त कार्य वातावरण बनाता है, जिससे सहकर्मियों और पर्यवेक्षकों के साथ संबंध खराब होते हैं। उसकी तकनीकी कौशल के बावजूद उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी उसकी पेशेवर वृद्धि में बाधा डालती है। मारिया के रिश्तों की समस्याएं। मारिया, एक युवा महिला जो अपनी भावनाओं के प्रति कम जागरूकता के कारण अपने व्यक्तिगत संबंधों में संघर्ष करती है। अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त करने में असमर्थता से उसके और उसके साथी के बीच बार बार गलतफहमियां और विवाद होते हैं। ये भावनात्मक निरक्षरता उसे स्वस्थ और स्थिर संबंध बनाए रखने में बाधा डालती है। शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। शिक्षा भावनात्मक निरक्षरता को संबोधित करने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल पाठ्यक्रम में भावनात्मक शिक्षा को एकीकृत करके व्यक्ति आवश्यक कौशल विकसित कर सकते हैं ताकि वे अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें और स्वस्थ संबंध बना सकें। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा। सेल कार्यक्रम। सेल कार्यक्रम छात्रों को आवश्यक भावनात्मक और सामाजिक कौशल सिखाते हैं। ये कार्यक्रम व्यवहारिक समस्याओं को कम कर सकते हैं, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और समग्र भलाई को बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षण प्रदान करना उन्हें इन कौशलों को प्रभावी ढंग से मॉडल और सिखाने में सक्षम बनाता है। कार्यशालाओं, सेमिनारों और निरंतर संसाधनों जैसी पेशेवर विकास के अवसर शिक्षकों का समर्थन कर सकते हैं। अभिभावक सहभागिता। बच्चों की भावनात्मक शिक्षा में अभिभावकों को शामिल करना स्कूल में सीखे गए कौशल को सुदृढ़ कर सकता है। अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं और संसाधन उन्हें उनके बच्चों के भावनात्मक विकास का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रचार। भावनात्मक निरक्षरता के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए समाज के सभी स्तरों पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसमें न केवल शैक्षिकी संस्थान बल्कि कार्यस्थल, समुदाय और परिवार भी शामिल हैं। कार्यस्थल पहल। संगठन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नीतियां लागू कर सकते हैं। एक सहायक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कार्यस्थल उत्पादकता और नौकरी संतुष्टि को बढ़ा सकता है। सामुदायिक कार्यक्रम। भावनात्मक कौशल विकसित करने पर केंद्रित सामुदायिक आधारित कार्यक्रम सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और संघर्षों को कम कर सकते हैं। समर्थन समूहों, कार्यशालाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसी पहलें भावनात्मक भलाई को बढ़ावा दे सकती हैं। जन जागरूकता अभियान। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना व्यक्तियों को उनके भावनात्मक विकास के लिए संसाधनों और समर्थन की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अभियानों में भावनात्मक कौशल के लाभों को उजागर करना और उन्हें कैसे विकसित किया जाए, इस पर जानकारी प्रदान करना शामिल हो सकता है। अध्याय का निष्कर्ष। भावनात्मक निरक्षरता के व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। शिक्षा, कार्यस्थल पहल और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देकर हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं और एक अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और सुसंगत समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम परिवार के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्कूल की भूमिका और माता पिता अपने बच्चों के भावनात्मक विकास का समर्थन कैसे कर सकते हैं का अन्वेषण करेंगे। चैप्टर 13, द फैमिली, स्कूल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। परिवार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्कूल। भावनात्मक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। परिवार वो पहला वातावरण है जहां बच्चे भावनाओं के बारे में सीखते हैं और उन्हें प्रबंधित करना सीखते हैं। माता पिता और देखभाल करने वाले प्राथमिक रोल मॉडल होते हैं और उनके बच्चों के भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। प्रारंभिक अवस्था से ही एक सहायक वातावरण प्रदान करके और भावनात्मक कौशल सिखाकर माता पिता अपने बच्चों को एक मजबूत भावनात्मक नींव बनाने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक भावनात्मक व्यवहारों का मॉडलिंग। बच्चे अपने आसपास के वयस्कों को देखकर सीखते हैं। माता पिता जो सकारात्मक भावनात्मक व्यवहारों का मॉडलिंग करते हैं, जैसे कि आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल, वे अपने बच्चों के भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी भावनाओं और व्यवहारों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि बच्चे उनकी नकल करेंगे। आत्म जागरूकता। माता पिता अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करके और समझाकर अपने बच्चों को आत्म जागरूकता सिखा सकते हैं। अपनी भावनाओं और उन्हें कैसे प्रबंधित करते हैं, ये समझाने से बच्चों को मूल्यवान उदाहरण मिलते हैं। आत्म नियमन।
अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने का प्रदर्शन करना, जैसे कि गुस्से में आने पर शांत होना, बच्चों को आत्मनियमन सीखने में मदद करता है। सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, चाहे वो परिवार के भीतर हो या बाहर, बच्चों को सहानुभूति का महत्व सिखाता है। माता पिता बच्चों के साथ यह चर्चा कर सकते हैं कि अन्य लोग कैसा महसूस कर सकते हैं और क्यों ये सहानुभूति दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक कौशल, स्पष्ट और आत्मविश्वास से संवाद करना, संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करना और दोस्तों और परिवार के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाए रखना बच्चों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भावनात्मक कौशल सिखाना, सकारात्मक व्यवहारों का मॉडलिंग करने के अलावा माता पिता विभिन्न रणनीतियों और गतिविधियों के माध्यम से अपने बच्चों को भावनात्मक कौशल सिखा सकते हैं। भावनाओं को लेबल करना, बच्चों को उनकी भावनाओं को पहचानने और नाम देने में मदद करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। माता पिता अपने बच्चों से यह बात कर सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। भावनाओं को मान्यता देना, बच्चों की भावनाओं को मान्यता देना और दिखाना कि विभिन्न प्रकार की भावनाएं महसूस करना ठीक है, उन्हें समझने और समर्थन महसूस करने में मदद करता है। ये भी सिखाता है कि सभी भावनाएं स्वाभाविक और स्वीकार्य हैं। समस्या समाधान सिखाना, बच्चों को रचनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान करना सिखाना उन्हें कठिन परिस्थितियों का प्रबंधन करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। माता पिता अपने बच्चों को समस्याओं की पहचान करने, समाधान उत्पन्न करने और परिणामों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकते हैं। भूमिका निभाना, भावनात्मक स्थितियों को शामिल करने वाली भूमिका निभाने की गतिविधियों में संलग्न होना बच्चों को विभिन्न भावनाओं का प्रबंधन करने और सहानुभूति विकसित करने का अभ्यास करने में मदद कर सकता है। माता पिता परिदृश्य बना सकते हैं और अपने बच्चों को प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाना, भावनात्मक रूप से सुरक्षित पारिवारिक वातावरण भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास के लिए मौलिक है। जो बच्चे सुरक्षित और समर्थित महसूस करते हैं, वे स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं का पता लगाने और व्यक्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। खुली बातचीत, भावनाओं के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करना बच्चों को उनकी भावनाओं पर चर्चा करने और जरूरत पड़ने पर समर्थन पाने में सहज महसूस करने में मदद करता है। माता पिता को बिना निर्णय के सुनने और उपलब्ध रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। संगत दिनचर्या और संरचना, संगत दिनचर्या और संरचना बनाए रखना बच्चों के लिए सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रदान करता है। ये पूर्वानुमेयता, चिंता और भावनात्मक तनाव को कम कर सकती है। गुणवत्ता समय साथ बिताना, परिवार के रूप में गुणवत्ता समय बिताना रिश्तों को मजबूत करता है और भावनात्मक कौशल सिखाने और अभ्यास करने के अवसर प्रदान करता है। एक साथ पढ़ना, खेल खेलना या बातचीत करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। परिवार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दीर्घकालिक प्रभाव, परिवार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास बच्चों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होता है। जो बच्चे अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना और सकारात्मक संबंध बनाना सीखते हैं, वे शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। शैक्षणिक सफलता, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले बच्चे शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वस्थ रिश्ते, भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वस्थ अंतर्व्यक्तीय संबंधों को बढ़ावा देती है, जिससे बेहतर सामाजिक एकीकरण और समर्थन नेटवर्क बनते हैं। भावनात्मक भलाई, भावनाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंध करना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को कम कर सकता है और समग्र भलाई को बढ़ावा दे सकता है। अध्याय का निष्कर्ष, परिवार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक मौलिक स्कूल है। सकारात्मक व्यवहारों का मॉडलिंग करके, भावनात्मक कौशल सिखाकर और एक सहायक वातावरण बनाकर माता पिता अपने बच्चों को एक मजबूत भावनात्मक नींव बनाने में मदद कर सकते हैं। ये कौशल न केवल बचपन में बल्कि भविष्य में भी बच्चों की भलाई और सफलता पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। अगले अध्याय में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता के समग्र महत्व और जीवन के सभी पहलुओं में इन कौशलों को बढ़ावा देने के लिए एक आह्वान पर विचार करेंगे।